तो क्लास 12 से हमारा चैप्टर चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और आज की प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन का वर्ड का मतलब तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। थोड़ा सा उसको हम बता देते हैं एक बारी कि जब भी हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो जब भी हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पर उसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। तो उसको हम रिडक्शन में लेकर आते हैं। और ऑक्सीडेशन उसका जस्ट उल्टा होता है, जिसमें फिर हम बात करते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की। तो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो समझ जाए रिडक्शन हो रहा है। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं जहां पर कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हम उनके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उससे हम पता कर सकते हैं। तो ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है, मतलब उसको खुद रिड्यूस्ड होना है। तो जिसको खुद इजीली रिड्यूस्ड होना है तो उसके लिए उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए हाई। तो अगर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तभी वो सब्सटेंस अपने आप को आसानी से रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। और अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, हम चाहते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे हमारे लिए, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो वही सब्सटेंस जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो ये कुछ चार बातें हैं जो सभी बच्चों को ध्यान में रखनी। रिडक्शन क्या मतलब क्या है, ये सब पढ़ रखा है आपने, ऐसी बात नहीं है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहां पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे रखी है। तो उसी से कुछ रिलेटेड आज हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर काम किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इनकी सबसे सभी एलिमेंट्स ये जो 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सभी एलिमेंट्स दिखा देते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट देखूं, मैंने वहां पे लिखा है कि उसका अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन बन रही, ये देखो ये रिडक्शन हो रहा है, वो M2+ से M में जा रहा है। तो पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ था और अब यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है। ऐसे आप नीचे भी देख सकते हैं, पहले वो 3+ में था और अब वो किस में जा रहा है, यहाँ पे उसने यहाँ पे MN लिख दिया गलती से, ये N नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर M हमारा कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो पहले वो 2+ से M में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया जी, +2 से 0 हो गया। और यहाँ पे वो 3+ से 2+ में आ रहा है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है। तो अगर वो चीज M2+ से M में, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तभी तो वो आसानी से M2+ से M में कन्वर्ट होगा। मतलब उस चीज को रिड्यूस करना है, जैसे M2+ को M में लेकर आना है तो उसका वही रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। अब ऐसे अगर M3+ से कोई M2+ में जाएगा इजिली, तो वो तभी जाएगा जब उसका M3+ से M2+ वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, वो हाई होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तभी वो रिड्यूस्ड होगा, तभी वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ेगा और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करके दूसरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और ये बात तो मैंने बताई थी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए कौन होगा, जो इजिली रिड्यूस्ड होता हो, है ना, ध्यान रखिए, जो इजिली क्या होता हो, रिड्यूस्ड होता हो। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो इजिली रिड्यूस्ड होगा जैसे वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ऐसे अगर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो फिर हमारे लिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा। और इजिली ऑक्सीडाइज्ड वही होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो इजिली रिड्यूस्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बातें क्या है, मतलब कि जो आपको पेपर में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे, है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। और उसके बाद जो इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये जो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो कोई सा रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं
ये 3 इंथैल्पीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी आपको सारे क्वेश्चन ही नजर आ रहे हैं, तो वो चीज इधर नोट्स में उतना डिटेलिंग में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको उस चीज को समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिपेंड करती है किस पर, ऑन 3 इंथैल्पीज। ठीक है सर, वो 3 इंथैल्पीज अब कौन सी होंगी उनको हमें समझना होगा। तो वो 3 इंथैल्पीज में सबसे पहली इंथैल्पी आती है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल ए एच नॉट। दूसरी इंथैल्पी जो यहां पर आती है वो होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं डेल आई एच। और तीसरी जो आती है उसका नाम है हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये आपको एज फॉर अ नॉलेज याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो किन 3 इंथैल्पीज पे डिपेंड करती है। तो वो 3 इंथैल्पीज होती हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसके अलावा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया, उसके बाद एनेशन इंथैल्पी हो गया। ये 3 इंथैल्पीज होती हैं। मतलब अगर इन तीनों इंथैल्पीज को अगर मैं एक जनरल तरीके से आपको समझाऊं, तो एम हमारा कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो सॉलिड स्टेट में पहले जाएगा गैस स्टेट में, तो उसमें जो इंथैल्पीज काम करती है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर जब वो आइसोलेटेड गैसेस एटम बन जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि हम अगर फर्स्ट एनेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सेकंड है ना, तो अभी हम एम से उसको एम प्लस में लेकर आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ये लॉस कर देगा उसके लिए जो इंथैल्पी काम करेगी वो होगी आयनाइजेशन इंथैल्पी। और जब ये एम प्लस गैस मतलब कटायन फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद ये एक्वस मीडियम में जब जाएगा तो ये एम प्लस एक्वस में चेंज होगा पानी से रिएक्ट करके बॉन्ड बना के। इसमें जो इंथैल्पी आपके लिए काम करती है वो होती है फिर आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो इस तरह से ये तीनों इंथैल्पीज की जो वैल्यूज होती है उसका जो सम होता है वो सम जो होता है वो डिसाइड करता है फिर आपकी उनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये चीज सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का किन 3 इंथैल्पीज पे निर्भर होता है। तो वो है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। और इन तीनों को कैसे आप देख सकते हैं वो मैंने आपको एक इक्वेशन के रूप में भी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वो किस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कौन सी 3 इंथैल्पीज हैं जो कि उस वैल्यू को बताएंगी। और ये भी समझा दिया कि अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो कैसे जाना होगा, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो कैसे जाना होगा। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा आपको नोट्स में नहीं मिल पाएंगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। तो ये पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, और उसके बाद फिर आप लेंगे दूसरा स्क्रीनशॉट, ये आपका होगा दूसरा, ये आपका दूसरा हो गया। और उसके बाद ये आपका होगा थर्ड। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर कैसे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको समझिए आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है। देखिए, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ज्यादातर क्वेश्चन तो 3D सीरीज से ही आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3D सीरीज का जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उनमें से कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज्यादा स्टेबल होता है ना। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूं आपको, जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर बेस्ड होते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर बेस्ड होते हैं, तो आप उनके आंसर्स नहीं दे पाएंगे।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा, उससे आपको मैं आइडिया देता हूं कैसे आएगा समझ में आपको। कह रहा है कि द ई नॉट वैल्यू, मतलब जो रिडक्शन की पोटेंशियल की जो वैल्यू है Mn3+ से Mn2+, मतलब Mn3+, मैंगनीज की बात हो रही है कि Mn3+ से वो कहां जाना चाहता है, Mn2+ में जाना चाहता है, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr3+ से अगर Cr2+ में जाता है, और आयरन अगर Fe3+ से Fe2+ में जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? देखो, अगर मैंगनीज का Mn3+ से वो आसानी से Mn2+ में जाएगा तो ही उसकी जो वैल्यू है ज्यादा पॉजिटिव होगी। हाँ, अब ई नॉट वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, मैंने अभी आपको बताया ना पीछे कि रिडक्शन पोटेंशियल का अगर किसी एलिमेंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब वो हाई वैल्यू है उसकी, तो अगर आप ऐसे याद रखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको हाई मिलेगी तो ही वो सब्सटेंस आसानी से इजीली क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। अभी मैंने बताया ये बात। और अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो काफी कम है तो वो सब्सटेंस इजीली रिड्यूस होना नहीं चाहता, वो सब्सटेंस फिर इजीली क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज्ड। अरे बात समझ में? और फिर इससे अगर वो इजीली रिड्यूस हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, अच्छा, अगर वो अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर वो सब्सटेंस अपने आप को इजीली ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आप चीजों को सोचिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, जो सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो अगर उसने ये बात क्वेश्चन में क्या बोली है कि अगर Mn3+ Mn2+ में जब जाता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr3+ से जब Cr2+ में जाता है, और आयरन Fe3+ से Fe2+ में जाता है, तो ये काम इसी वजह से हो पाया क्योंकि Mn3+ अपने आप को आसानी से Mn2+ में चेंज कर लेता है, और ये काम Cr3+ से जब Cr2+ करेगा वो नहीं हो पाएगा। और आयरन भी अपनी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर आसानी से 2+ में नहीं जाता। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि Mn3+ जब आसानी से Mn2+ में इसलिए चला जाता है क्योंकि जब वो Mn3+ में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d4, लेकिन जब वो Mn2+ बनाएगा तो वो हो जाएगा आर्गन 3d5। तो उसको पता है कि भाई मेरा 3+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3d4 है, लेकिन Mn2+ में जाते ही उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाता है, तो जहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसलिए Mn3+ बड़े ही आसानी से Mn2+ में जाएगा और इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको Cr3+ नहीं करके देगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Cr3+ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आर्गन 3d3 और Cr2+ में होता है आर्गन 3d4। अगर आपको मेरी लास्ट क्लास याद हो तो मैंने बताया था कि क्रोमियम 3+ पे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg0। याद होगा, CFT थ्योरी के थ्रू मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। तो क्रोमियम क्यों चाहेगा कि भाई वो अपनी 3+ जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको छोड़कर एक लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाए, इसलिए Cr3+ Cr2+ में चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम आयरन की बात करें तो Fe3+ भी आसानी से Fe2+ में चेंज नहीं होता क्योंकि Fe3+ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आर्गन 3d5 जो कि ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, और वो Fe2+ में जाता है तो आर्गन 3d6 हो जाता है जो कि लेस स्टेबल है। तो वो क्यों अपनी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा? तो इसी वजह से Mn2+ आसानी से Mn3+ बनाता है, लेकिन Cr3+ Cr2+ नहीं बनाता, और आयरन भी Fe3+ से आसानी से Fe2+ नहीं बनाता है। तो आपने बस इतना ही देखना है कि जहां हम उसको लेके जा रहे हैं क्या वो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है उसको, क्या वहां पर उसको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है? अगर मिल रही है तो आप उसको लेके जाएंगे, अगर नहीं मिल रही है तो वहां पर वो नहीं जाना पसंद करेगा, इसलिए फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल वहां पर कम हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप कि Mn3+ से Mn2+ आसानी से चला जाता है, लेकिन आयरन और क्रोमियम 3+ से 2+ जाना पसंद नहीं करते हैं। ये ध्यान से समझिए, अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि नहीं बात बन रही है तो वो पूछ सकता है, लेकिन लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। अगर वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, इजिली रिड्यूस कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर जाने से उसको ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी मिल रही है, और इजिली रिड्यूस होने की वजह से ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी ज्यादा पॉजिटिव आएगा, मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल उसको मिलेगा। आई होप अब किसी का डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पेपर में क्वेश्चन आ गया
कि Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि Cr2 प्लस जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन Mn3 प्लस अगर हमारे पास है, मतलब मैंगनीज जो है वो 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। देखिए अब आपको ये देखना है कि Cr2 प्लस अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। तो हम देख सकते हैं कि जो क्रोमियम होता है वो आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं Cr2 प्लस से Cr3 प्लस में आ जाऊंगा, जो कि मेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसी वजह से आसानी से क्रोमियम अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और इजिली ऑक्सीडाइज होकर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो जो चीज अपने आप को इजिली क्या कर रही है? ऑक्सीडाइज कर रही है, तो वो हमारे लिए बन जाती है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि Mn3 प्लस एक अच्छा कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर Mn3 प्लस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn3 प्लस अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो अगर Mn3 प्लस अपने आप को रिड्यूस करेगा तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या Mn3 प्लस अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाकर, ये Mn3 प्लस है, क्या ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाकर 2 प्लस में जाना चाहेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल जाना चाहेगा, क्योंकि Mn3 प्लस जब अपने आप को रिड्यूस करके Mn2 प्लस में चला जाता है तो उसको 3d5 मिलता है, जो कि उसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना क्यों नहीं पसंद करेगा वो? तो इसी वजह से Mn3 प्लस हमारे लिए बन जाता है अच्छा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो अपने आप को आसानी से क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे अगर बच्चे आप सोच पा रहे हैं, इस तरह से अगर आप सोच पाएंगे कि बस आपको इतना ही देखना है कि जो काम आप उससे कराना चाह रहे हैं क्या वो करना चाहेगा, और वो तभी करना चाहेगा जब उसको ये चीज पता होगी कि भाई वहां पर जाने से मुझे क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। तो Cr2 प्लस Cr3 प्लस में जाना चाहेगा, क्योंकि उसको वहां पे स्टेबिलिटी मिल रही है। Mn3 प्लस जो है वो Mn2 प्लस में जाना चाहेगा। 3 प्लस में क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैंगनीज 3 प्लस में ज्यादा स्टेबल नहीं है। मैंगनीज की स्टेबिलिटी ज्यादा 2 प्लस में है, तो वो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। Cr2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा 3 प्लस में है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो यही चीजों पर आपको फोकस करना है कि वो रिड्यूस होना चाहता है कि ऑक्सीडाइज्ड होना चाहता है। अब वो क्यों होना चाहता है वो आप कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या समझ पा रहे हैं आप कि Cr2 प्लस एक अच्छा क्या बन गया आपके लिए? बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। और Mn3 प्लस आपके लिए बन गया एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों हो पा रहा है? अभी भी किसी बच्चे को मन में शंका है तो वो पूछ सकता है, लेकिन आई थिंक इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता करना है और कैसे हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स का पता करना है। तो अगर आप एनसीईआरटी में आते हैं तो वहां पर आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये देखिए, तो उसके लिए आपको जो टॉपिक देखना होगा एनसीईआरटी में, वो रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है उस तक पहुंचना होगा। ये देखिए, ये सारे जो वैल्यूज हैं ई नॉट वैल्यूज पे ही आपको चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये देखिए, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो पेपर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब मुझे बताओ सभी बच्चों का, अगर मेरा लॉजिक समझ में आया है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी आपको, अगर वो आपको समझ में आया है तो आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8.7 का, कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 प्लस की Fe2 प्लस? बताओ इन दोनों में कौन आपके लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Cr2 प्लस होगा कि Fe2 प्लस होगा? बस इसका ही आंसर आप अपने चैट ऑप्शन में लिखिए कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 प्लस और या फिर Fe2 प्लस? बताइए, सोचिए कि अगर हमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो हमें कैसे सोचना है? इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Cr2 प्लस है या फिर होगा आपके लिए कौन? Fe2 प्लस? बताइए।
सभी बच्चे आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसा भी आप सोच पा रहे हैं उसके हिसाब से आंसर दीजिए कि Cr2+ और Fe2+ में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं Cr2+, और जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्यों सही जवाब हो गया ये? क्योंकि अगर बच्चे हम Cr2+ के पास जाते हैं और उसके बाद हम Fe2+ के पास जाते हैं, तो Cr2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखो आपको पहले उनकी पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, है ना भाई, पेरेंट याद नहीं है तो कैसे बात बनेगी। आप क्रोमियम और आयरन के पेरेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। इसकी तो ऑप्शनल होती है, तो वो होती है 3d5 4s1, और इसकी तो सिंपल होती है 3d6 और 4s2, होती है कि नहीं होती। अब Cr2+ बना दिया सर आपने, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d4 बनेगा। और अगर मैं Fe2+ पे आ जाता हूं तो वो बन जाएगा आपके लिए देखिए क्रोमियम का आपका 3d5 4s1 हो गया, और आयरन का कितना हो गया 26 के हिसाब से 3d6 हो गया, और साथ में कौन मिल गया आपको 4s2 मिल गया। ठीक है, अब Fe2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो वो आपको मिलेगी 3d6। ठीक है, अब अगर मैं देखो, अब मैं किसकी मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढ रहा हूं वो मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं यहां पर ये ढूंढ रहा हूं कि इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना, मैं ये ढूंढ रहा हूं कि दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हमारे लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बताओ। हमारे लिए जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वही होगा जो अपने आप को आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है ना, अपने आप को तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, तो आइए अगर हम देखें कि अगर ये दोनों अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होगा। अब Cr2+ अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है तो वो Cr3+ में आता है, जो कि 3d3 में आता है। आयरन अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है तो वो Fe3+ में आता है, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन यहाँ पर क्या बन जाएगी 2+ से, अगर वो 3+ में आ जाता है तो वो आपको मिलेगी कितनी, 3d6 से कितना हो जाएगा 3d5। अब देखिए यहां पर जो आप सभी ने मेरे को आंसर दिया था, वो आप सभी ने जो आंसर दिया था वो आपने दिया Cr2+, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो Cr2+, अगर बच्चे यहां से Cr3+ में जा रहे हैं और वो Cr2+ से Cr3+ में जा रहा है तो वो अपने आप को 3d3 में लेके चला जाता है। अब 3d3 के हिसाब से अगर हम देखें, 3d3 के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, है ना भाई, 3d3 के हिसाब से अगर हम देखें तो वो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये यहाँ पर स्टेबल होता है। और Fe3+ में देखें तो 3d5 हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। भाई ये स्टेबल क्यों होता है वो तो मैंने आपको बताया था, इसमें T2G3 और Eg0 होता है, उसकी वजह से हाफ फील्ड आता है। 3d5 तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि सर ये भी हाफ फील्ड है। ठीक है, आप 3d5 में आ गए। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये भी अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जा रहा है, यानी कि अब यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकता है कि भाई ये दोनों ही अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं, तो फिर अब इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चों ने मुझे आंसर दिया है कि यहाँ Cr2+ यहाँ पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe2+। तो अब वो चीज हमारे को ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि दोनों ही स्टेबल में जा रहे हैं, तो अब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए उनके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब ये दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो ही अपने आप को इजिली ऑक्सीडाइज करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा, जिसका कम होगा। अभी मैंने बात ये बताई थी ऊपर कि इसका पोटेंशियल कम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोर नेगेटिव होगा, ये भी कह सकते हैं। तो वो ही अपने आप को जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा।
तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए। तो जब क्रोमियम Cr2+ से Cr3+ में ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पर उसके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, मतलब Cr2+ से अगर ये Cr3+ में जाता है, ठीक है, मतलब इसके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू अगर हम देखें, ऐसे तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन हम तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देखेंगे, तो Cr3+ से Cr2+ ही लिखेंगे, बट होने को ये 2+ से 3+ में जा रहा है, बट हम तो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे लिखी जा रही है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल पे ही काम करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू आप देखेंगे टेबल से तो -0.41 वोल्ट होती है। और अगर यही काम आयरन करता है और वो भी Fe3+ से Fe2+ में जाता है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो आपको मिलेगी प्लस का 0.77 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है एज कंपेयर टू आयरन का। इसी वजह से क्रोमियम यहाँ पर जो होता है हमारे लिए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो Cr2+ है, लेकिन इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं, उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है उसी से आप पाएंगे। हाँ जी बच्चे, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि Cr2+ यहाँ पर ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बन पाया? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू अगर हम आयरन के साथ उसे कंपेयर करें। तो ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन, देखो मैं वही कहता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी अगर आप ढंग से बना के चले जाए ना तो तभी आपकी बात जो है बन जाएगी। ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें बच्चा अगर एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल, एक्सरसाइज इतना भी कर लेना ढंग से तो वो सफिशिएंट है उसको सीबीएसई में नंबर स्कोर करने के लिए। किसी भी एक्स्ट्रा बुक्स की कोई भी जरूरत उसको नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आप कोशिश करा करें जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल, और बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना लो। और आपने देखा होगा मैं भी आपको साथ साथ क्वेश्चन के बारे में बताता रहता हूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कर लो, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ऐसा सकता है। तो ये चीज आप यहाँ पर भी इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं ऊपर, इनको आप पढ़ सकते हैं, तो सोल्यूशन विद सोल्यूशन दे रखे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन याद है मैंने कराया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल होता है वो अपनी ऑक्साइड में मतलब दिखा सकता है, ना कि अपने फ्लोराइड्स में दिखाता है। तो ये भी मैंने आपको याद होगा बताया था इस चीज के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया था कि जब वो ऑक्साइड्स में जाता है तो ऑक्साइड्स के साथ वो वहां पर डबल बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनने से, मल्टीपल बॉन्ड बनने की वजह से वो ज्यादा आसानी से वो काम कर सकता है ऑक्सीजन उसके लिए। बल्कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही काफी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, बल्कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, बट स्टिल वो फ्लोराइड्स में नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर रहे हैं अपनी हाईएस्ट, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो ये था सर आपका इस डी ब्लॉक एलिमेंट से एक लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, और बाकी जितने भी इनके जनरल प्रॉपर्टीज थी वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और उसके साथ साथ आप इन सभी को, इनके जो इंडेक्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको भी देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है देखिए नीचे, तो उसको कर लीजिए। ठीक है, ये कलर फॉर्मेशंस के बारे में बता रहे हैं, तो वही सारी चीजें अब मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको कवर कर दी है। तो आप उनको फिर से स्टडी करो, फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई हमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है चीजों को समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद जितने भी टॉपिक अगर आप नोट्स में आते हैं तो उसके बाद मैंने नोट्स में तो सारे टॉपिक दिए ही हुए हैं, लेकिन इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने बोला था कि आपको वो नहीं करने हैं। अब ये जो ऑक्साइड कंपाउंड्स फॉर्मेशन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इस साल के कोर्स में नहीं है। इसके अलावा फिर इसके बाद आएगा पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट के बाद जो आता है वो आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप देख सकते हैं, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट आएगा इसके बाद। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी हमारे इस साल के कोर्स में नहीं है, ये रहा देखिए कि मैनो4 के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज पर जो क्वेश्चन है वो इस साल के पेपर में नहीं आने वाले हैं, सिर्फ जो इनकी बेसिक जनरल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उतना कर लीजिए बस। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ काम करना उतना आसान नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू एफ सब शेल, मतलब जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में गिरता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो 4f सीरीज होती है जिसको लैंथोनाइड्स कहा जाता है, जो लैंथनम से स्टार्ट होती है 57 से और ल्यूटियम तक जाती है 71 तक एटॉमिक नंबर।
दूसरी जो सीरीज होती है वो 5F सीरीज होती है, जो कि एक्टिनोइड्स जिनको कहा जाता है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंसियम यानी कि 103 89 से 103 तक जाते हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आनी चाहिए, है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है। तो उसका आइडिया ये आप लिख सकते हैं, n-2 एफ से लेकर आपकी होती है 1 से लेकर 14 तक, फिर होता है n-1 डी 0 से लेकर 1 तक, और ns2। ये एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें से अगर आप इसको 4f सीरीज में लेकर आते हो तो फिर आपको बस यहाँ पर n की जगह पर 6 रखना है, क्योंकि जो लैथोनाइट्स होता है वो 6 पीरियड में होते हैं और जो आपके एक्टोनाइट्स होते हैं वो 7th पीरियड में होते हैं। तो आपको यहाँ पर n चेंज करना है, लैथोनाइट्स के केस में n 6 हो जाएगा और यहाँ पर n आपका 7 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब लैंथोनाइट्स को हम 4f सीरीज कहते हैं। लैंथनम जैसे मैंने बताया, लैंथनम से शुरू होते ल्यूटिटियम तक जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स है, देखिए, लैंथनम, सीरियम। अब जो आप इनके, अब यहाँ पर जो नाम आप देखेंगे ना, क्योंकि ये सारे की जो नॉलेज है बच्चा इन पे इतना स्टडी करता नहीं 11th क्लास में, वो सिर्फ पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, डी पे इन पे ज्यादा फोकस करता है। तो आप इनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ, मैंने, आप देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि कौन सी सीरीज में से कौन सा जो चीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो लैंथनम, तो देखिए लैंथनम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो 5D16S2 आती है इसकी। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वैसे वो एफ सीरीज में गिरता नहीं है, मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में नहीं गिर रहा, डी में गिर रहा है। तो बट फिर भी ये लैंथेनाइट को उसकी कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच होती है। सीरियम इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियम जरूर करके जाना। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन आपको पेपर में लिखने को आ जाएगी। तो उसकी होती है 4f1 5d1 6s2। इससे पहले तो नोबल गैस आप देख लेंगे ना, 5th पीरियड की नोबल गैस कौन जो होती है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, तो वो आपको यहाँ से यूज हो जाएगी फिर। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट आपका पीएम होता है जिसको प्रोमीथियम कहते हैं, इसका 4f5 6s2 होता है, ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, गैडोलियम बहुत आता है, गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम के ऊपर आपको काम करना है, जिसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। देखो अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनके नाम तो हर बच्चे को याद हो नहीं पाते क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इनके नाम्स हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं जो बता रहा हूँ, जिसमें लैंथनम सबसे पहले आया, फिर सीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 58 के हिसाब से आप लिखेंगे। इसके अलावा मैंने बताया प्रोमीथियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गैडोलिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइए एटलीस्ट। और लास्ट में फिर आता है लुटीटियम जो कि फुली फील्ड आ जाता है, 4f14 हो जाता है इसमें, और 5d16s2। मतलब डी में तो आपको 0 से 1 के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी एस में 2 मिलेंगे और एफ में 1 से 14 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लुटीटियम आपको 4f सीरीज से करना है, और इसके अलावा गैडोलिनियम करना है, प्रोमीथियम करना है, सीरियम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद लैंथनम तो है, ठीक है। तो इनको आप जरूर यहाँ से देख लें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं 5f सीरीज की, जो एक्टोनाइट्स में आ जाते हैं, इसमें एक्टीनियम से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर 89 है। अब यहाँ पर जो नाम है आप देख सकते हैं, थोरियम है, प्रोटेक्टियम है, यूरेनियम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव। देखो एफ ब्लॉक में ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लॉरेंसियम इसमें लास्ट आपको मिलता है। तो एफ में से खैर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन शायद लिखने को ना आए, लेकिन 4f वाली सीरीज में से तो जरूर आ सकती है। तो 5f को आप छोड़ सकते हैं चाहे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन तो करके जाना, और जिन एलिमेंट्स के मैंने नाम बोले उनके तो करके जाना। यूरेनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, और दो तो मैंने 5f से बता दिए, और 3 4 मैंने आपको बता दिए कहाँ से, 4f सीरीज। उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जप्शनल भी होती है, तो उसको मेमोराइज ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एनसीईआरटी में जाएंगे तो उन्होंने पूरा ढंग से लिख कर दी होगी, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको याद है मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये इनके ऊपर, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं कि मतलब लैंथेनम और जो लैंथेनॉइड्स हैं उसको हम LSA, और एक्टीनियम जो एक्टोनाइड्स हैं, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको करके जाने हैं। अब दोनों में एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो आपकी 4f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट से पैदा होती है। और इसी तरह से अगर हम एक्टोनाइट्स में जाते हैं तो वहां पर 5f ऑर्बिटल होता है, तो उसका भी पोर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जो 5f का पोर शील्डिंग इफेक्ट है वो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब एज कम्पेयर टू 4f से। तो 4f का भी पोर शील्डिंग इफेक्ट है, 5f का भी पोर शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन 5f का तो और भी पुअर होता है। तो इसी वजह से एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ज्यादा डोमिनेट होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जरूर आता है पेपर में, जिसमें आपने पीछे भी मैंने आपको बताया था। अब इसका
पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इनके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अगर नोट्स में आपको मिल जाएगा कि भाई लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो वो आप जरूर करके जाना। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा होगा तो मैं आपको भी अलग से बता दूंगा कि लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये दिखा देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया ढंग से यहाँ पे बता रखा है। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना सभी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला तो आपको याद है, मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी याद है 4D और 5D सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड और ट्रांजिशन, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो उनके सिमिलर साइज थे, याद है ना, जब हम 4D से 5D सीरीज में गए थे तो उनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया था, तो उसका रीजन भी लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है इनकी, जैसे अगर आप लैंथोनाइड्स में जाते हो तो पहला जो उनका जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा वो बनेगा LaOH3, क्योंकि इनकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो +3 पे ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, अभी मैं इनके बारे में बता दूंगा। तो जैसे ही आप लैंथोनम से लुटिडियम तक जाओगे तो उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है। उसका रीजन भी अभी आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों डिक्रीज करती है, बट ये लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनका। ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है कि वी कैन सेपरेट द एलिमेंट्स, और लैथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इन एलिमेंट्स को आसानी से सेपरेट भी कर पाते हैं। तो ये तीन इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसमें दो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं ये समझा देता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है लैंथोनाइड्स का, उनके हाइड्रोक्साइड्स का, वो घटता क्यों है, डिक्रीज क्यों करता है। तो उसका रीजन आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पर नोट्स में अगर आप आएंगे, ये देखिए, ये रहा ये क्वेश्चन। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इनके कोई भी लैंथोनाइड्स में चले जाओ, ज्यादातर अगर आप उनके ऑक्साइड्स बनाना चाहते हो, आप इनके हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो लैंथोनाइड की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। इनके सारे कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही बनते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर एलन लिखा है, एलन जो डिनोट कर रहा है वो लैंथोनाइड से डिनोट कर रहा है, तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, और हाइड्रोक्साइड का तो OH माइनस ही होता है, तो अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड का यही बनेगा, LnOH3। अब Ln की जगह पर आप लैंथोनम लिख लो, या फिर Ln की जगह पर आप ल्यूटिडियम लिख दो, लास्ट ल्यूटिडियम होता है। तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लैंथोनम टू ल्यूटिडियम अलोंग द पीरियड। तो उसका रीजन ये होता है कि जब हम लैंथोनम से ल्यूटिडियम तक जाते हैं तो लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज डिक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, लिखा ना, बिकॉज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लैंथोनम, मतलब जो भी आपका लैंथोनाइड है वो, और OH बिकम क्या, स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू विच OH माइनस इज रिलीज करना जो होता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर आपने ऐसे देना है कि जब हम लैंथोनम से ल्यूटिडियम जाएंगे तो लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज करेगा। अब साइज अगर डिक्रीज करेगा तो लैंथोनम और OH का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, वो ज्यादा होगा, लेकिन ल्यूटिडियम और OH का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये आसानी से आपको OH माइनस आइन नहीं देगा। लेकिन लैंथोनम जो है वो, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि लैंथोनम का साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ल्यूटिडियम। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि लैंथोनम से ल्यूटिडियम जब हम जाते हैं तो लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज डिक्रीज होता जाता है। तो लैंथोनम का अपनी स्क्रीन सबसे बड़ा साइज है, ल्यूटिडियम का साइज सबसे छोटा है, तो इसी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया लैंथोनम में, तो ये आसानी से बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो OH माइनस आसानी से रिलीज हो जाएगा। लेकिन यही काम तुम्हारे लिए ल्यूटिडियम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी साइज छोटा है ल्यूटिडियम का, तो उसकी बॉन्ड जो बनेगा, बॉन्ड लेंथ कम बनेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो आसानी से OH माइनस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन कर लो, और लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अगर आप लैंथोनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देखें तो वो होगी जीनॉन 4F, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे N की जगह 6 रखोगे। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको क्या बताई थी, यही तो बताई थी, N-2, जनरल जो बताई थी, F 1 से लेकर 14 तक, फिर N-1D 0 से लेकर 1 तक, और NS2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखो। अगर आप लैंथोनाइड के केस में काम करोगे तो N आपको 6 रख देना है, और एक्टिनाइड्स में काम करोगे तो N आपको 7 रखना है। और ये जीनॉन, इनके पहले नोबल गैस आती है, इनसे पहले जो नोबल गैस आती है रेडॉन होती है। बाकी आप देख लो, अगर N यहाँ पे 6 रखोगे तो 6-2 से ये 4F हो जाएगा, 6-1 से ये 5D हो जाएगा, 6S हो जाएगा। यहाँ पे N7 रखोगे तो 5F, 6D और 7S आ जाएगा। तो ये तो होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस होता है, लैंथोनाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, एक्टोनाइड्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि लैंथोनाइड्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ उनका हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो, उनका जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है वो हाई होता है, क्योंकि एक्टोनाइड्स का साइज छोटा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना इनमें एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है,
प्लैटोनाइट कॉन्ट्रैक्शन से इनका साइज और छोटा हो जाता है, तो रेडियस और छोटा जाएगा, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो उनका जो चार्ज बाय रेडियस जो रेडियस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना, रेडियस की वैल्यू जो है उसके हिसाब से चलेगी फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो लो चार्ज बाय रेडियस रेशियो है और इनका जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है लैंथोनाइड के केस में वो आपका हाई होता है। तो ये चीज को आप लेस रिएक्टिव और इनको फिर मोर रिएक्टिव बनाता है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +2 से लेकर +4 तक ही दिखाते हैं खाली, लेकिन ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहे हैं, ये +2 से +7 तक दिखाते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है लैंथोनाइड्स वालों की, और एक्टिनाइड्स वालों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा क्यों दिखा रहे हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो आप लिख लो कि लैंथोनाइड शोज लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एक्टोनाइड्स जो होते हैं वो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं। तो उसका रीजन ये होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑर्बिटल कौन कौन से भरे आपने, 4f 5d और 6s। यहाँ पर आपने क्या भरे, 5f 6d और 7s। तो इनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे स्मॉलर गैप, स्मॉलर एनर्जी गैप। तो इनके जो ऑर्बिटल्स है ना, ये 5f हो गया, 6d हो गया, चाहे 7s हो गया, ठीक है। तो इनके जो ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है, लेकिन 4f 5d और 6s में जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि फिर क्या कहते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने डी ब्लॉक में भी देखा था। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंथोनाइड्स जो होते हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, और एक्टोनाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिए। और लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो स्मॉल होती है, मैंने बताया था, उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहती है। एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो उसका रीजन जो है वो यही है, क्योंकि उसमें 5f आता है, उसमें 4f आ रहा है, तो 5f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा पुअरर होता है एज कंपेयर टू 4f। तो ये आपको इनके बीच के कुछ जो डिफरेंसेस हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टीचर आपसे पूछ सकता है कि लैंथोनाइड्स और एक्टोनाइड्स के बीच में डिफरेंसेस बताइए। अब इसके बाद इनके बीच में आपको सिमिलैरिटी आ सकती है, कि आप इनके बीच में जो कुछ सिमिलैरिटी होती है उसको समझाओ। अभी तो आपने डिफरेंस देख लिया कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, लेकिन अब टीचर आपसे पूछेगा कि इनके बीच के जो क्या क्या होते हैं सिमिलैरिटी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द लैंथोनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स। तो ये देखिए इनके सिमिलैरिटीज आ गई, सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथोनाइड्स, क्योंकि बच्चा डिफरेंस करके जाता है और पेपर में फिर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि टीचर आपको सिमिलैरिटी के बारे में पूछ ले। तो अगर हम उस चीज को देखें तो पहला चीज लिखा है कि बोथ लैंथोनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स शोज मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इन दोनों की जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। लैंथोनाइड्स के लिए भी +3 है और एक्टोनाइड्स के लिए भी +3 है। लैंथोनाइड शोज लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लैंथोनाइड्स में लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 4f के शील्डिंग इफेक्ट पूरर होने की वजह से, तो वैसे ही एक्टोनाइड्स में एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 5f के शील्डिंग इफेक्ट के पूरर होने की वजह से, और दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब सभी में क्षमता है कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से दिखा सकते हैं। और आप चाहें तो इनके बीच के जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैंने सब यहाँ पे लिख दिए हैं, कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं लैंथोनाइड्स और एक्टोनाइड्स के ऊपर तो वो क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएगा, दूसरा इनके बीच में डिफरेंस, तीसरा इनके बीच में सिमिलैरिटी, चौथा क्वेश्चन ये मैंने बता दिया कि व्हाट इज द लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, याद है, व्हाई एक्टोनाइड शोज मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथोनाइड्स, तो वो जो मैं एनर्जी गैप वाली मैंने बात करी। फिर वाई एक्टोनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथोनाइड्स, ये आपसे पूछ लेंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ लैंथोनाइड्स, मतलब कि जो लैंथोनम होता है हमारा, उसके सभी ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड सबका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने बताया ना कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, +3। तो +3 के हिसाब से आपको बनाना है, जैसे लैंथोनम का ऑक्साइड बनाओगे
तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है O2 माइनस, और इसका +3 होगा लैंथनम का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा La2O3। हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो LaOH3 बन जाएगा। हैलाइड्स बनाओगे तो उसके हिसाब से क्लोराइड फ्लोराइड आप बना सकते हो, मतलब +3 के हिसाब से ही आपको सारे फॉर्मूले बनाने होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता है, वाई C4+ इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सीरियम जो है, सीरियम 4+ जो होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो अगर सीरियम 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो उसका मतलब ये अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सीरियम जो होता है वो आसानी से 4+ से कहाँ चला जाता है, सीरियम 3+ में जा सकता है। तो उसका रीजन क्या होगा कि अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको यहाँ पर जाने से क्या मिल रही होगी, स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सीरियम का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीरियम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 4f1 5d1 6s2। तो अगर अब ये अपने सीरियम 4+ अगर आप बनाओ, उसके बाद फिर आप सीरियम 3+ बनाओ, तो 3+ मैंने बताया था ना कि इन लैंथोनाइड्स की जो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो बच्चा देखेगा कि सर सीरियम 3+ को तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि 6s के 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 5d का 1 हटाओगे, तो आपको 4f1 मिलेगा। तो बच्चा सोचता है कि बस सीरियम तो यहाँ पे 4f1 पे आ गया, तो ज्यादा स्टेबिलिटी तो मिली नहीं, तो सीरियम 3+ में क्यों जाएगा। लेकिन उसका कारण ये है क्योंकि +3 जो है इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि +3 जो इनकी सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए आसानी से सीरियम 4+ से 3+ में आ जाता है। और 3+ से 4+ में तो बड़े प्यार से जाता है, क्योंकि जब सीरियम 4+ पे आ जाएगा तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे, 5d का 1 भी चला जाएगा, 4f1 का 1 और चला जाएगा, तो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ जिनॉन बन जाएगी फिर, तो जो कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो सीरियम 4+ पे भी स्टेबल है और 3+ पे भी स्टेबल है, तो उसके हिसाब से ये अपने आप को दोनों में चेंजेस कर सकता है। लेकिन 3+ में ज्यादा, 4+ में उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी इस वजह से क्योंकि वहां पर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, और 3+ इसलिए दिखा लेता है क्योंकि वो इस ग्रुप की, इस मतलब इस लैंथोनाइड्स की जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से। तो इसलिए मैंने आपको जितने भी लैंथोनाइट सेक्टोनाइट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे मैंने एक जगह पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा, देखिए ये देखिए, सीरियम 3+ इज इजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4+। अब सीरियम जो है वो 3+ से आसानी से सीरियम 4+ में क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन यही है कि सीरियम जब 4+ में जाता है तो वो जीनॉन बन जाता है, जीनॉन इलेक्ट्रॉनिकेशन को अचीव कर लेता है, तो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा कि सीरियम का मैग्नेटिक मूवमेंट, ये पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है सीरियम 3+ की। तो आपने पीछे देखा कि सीरियम 3+ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जीनॉन 4f1 थी, तो उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है √में n+2 आप ये लगा देंगे, और n की जगह पर आप कितना पुट करेंगे 1, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जब ये सीरियम 3+ पे होता है, तो उसके हिसाब से फिर आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो 10 मतलब 7-8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए है ना, आप कभी भी कोई भी पेपर उठा के देखो, आपको उसमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जनरली। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है थोड़ा सा कर लें, कि ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट में नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो इतना भी अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट से कर लेते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ इस साल के, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यही क्वेश्चन आपको इस साल के पेपर में इसी टॉपिक से मिलेंगे फिर आपको। हाँ जी बच्चे, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि लेंथोनाइड्स और एक्टोनाइड्स से हमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आएंगे। हाँ जी बताइए, क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, लेंथोनाइड्स और एक्टोनाइड्स से किस तरह के क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आपको मिलेंगे। और उनके बारे में देखो, ज्यादातर क्वेश्चन तो डी से ही आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वो करो, और कुछ एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया सीरियम, गैडोलिनियम, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में रखो, क्योंकि सीरियम पे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। और उसके बाद लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उनके लेंथोनाइड्स और एक्टोनाइड के बीच में डिफरेंस और उनके सिमिलैरिटीज, ये दोनों करके जाओ। हाँ जी, क्लियर है सभी को ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जितना भी मेरे को पढ़ाना चाहिए था वो मैंने आपको सारी बातें इस चैप्टर से करा दी है। बाकी आप नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हैं चाहे आउट टेक्स्ट हैं, उन सभी को बनाइए।